तो मैं चाहूँगी कि मानवेंद्र जी के लिए एक बार तालियां, और हम लोग अभी उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक बार जोर से मेरे साथ आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज मंच को संभाला हुआ है। क्योंकि जो मंच का संचालक होता है, जिसके हाथ में मंच को चलाना होता है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से सभी वक्ताओं का परिचय दे तो कार्यक्रम में ऑटोमेटिकली 4 चांद लग जाते हैं। अब यहाँ जितने भी वक्ता हमारे बीच में हैं, जितने भी महान विभूतियाँ, महान आत्माएं हमारे बीच में हैं, उनके सबके बारे में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पर गौरी जी ने दी, वाकई बहुत काबिल तारीफ़ का काम उन्होंने किया है। और इससे पता चलता है कि उन्होंने वर्किंग करी है और कार्यक्रम तभी सफल होता है। मैं सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे गुरु हैं, पिता भी हैं। और विशेष रूप से शिवालय दादाजी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सभी को आज इस पुणे शहर में एकत्रित किया है। कोई नासिक से आया है, कोई पुणे से है, कोई मध्य प्रदेश से है, सब अलग अलग जगहों से, कोई राजस्थान से दिलीप अवस्थी जी आए हुए हैं। मैं विशेष रूप से जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, जय सिंह राव चौहान जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो कार्यक्रम आज पूर्ण रूप से मेरी नज़रों में सफल है और होता हुआ नज़र आ रहा है। 200 किलोमीटर से यहाँ आए हुए हैं जी, 200 किलोमीटर से चल के आए हैं। अभी शिवाली दादाजी ने बताया। देखिए, बहुत क्या है ना, ज्योतिष में, ज्योतिष के प्रति आपकी भक्ति, ज्योतिष के प्रति आपका लगाव, ज्योतिष के प्रति आपका समर्पण, ये आपको यहाँ पर खींच करके लेकर के आया है। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी जो महानुभाव हमारे बीच में मंच पर हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभी मैं देख रहा था, जब सम्मान समारोह हो रहा था, अवार्ड दिए जा रहे थे, तो युवा शक्ति एक काफ़ी अच्छे संख्या बल के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखने को मिली। चौहान साहब जी के नेतृत्व में जो बच्चे तैयार हुए हैं, शिवालय दादाजी के नेतृत्व में जो बच्चे भी तैयार हुए हैं, जो ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि छोटे छोटे गांव से, कस्बे से लोग निकल के आए हैं, ज्योतिष की महत्वता को समझ रहे हैं, ज्योतिष के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हम लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है। उसका मनोबल बढ़ाने में शिवालय दादाजी और चौहान साहब का बहुत बड़ा रोल है कि आपने जो मेहनत करी, आपने जो पढ़ाई लिखाई करी, उसका फल आपको राइजिंग स्टार के रूप में प्राप्त हुआ। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं। 15 साल मेरे को हो गए एक्टिव एस्ट्रोलॉजी में काम करते हुए, और YouTube के माध्यम से, भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब हम किसी भी टॉपिक को खोजते हैं, तैयार करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, तो हमारे सामने नए नए विचार निकल के आते हैं। तो जितनी भी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज्योतिष का प्रचार प्रसार करना है ना, तो आपको सोशल मीडिया पर आना होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिवली वर्क करना होगा। क्योंकि जब आप कोई भी वीडियो बनाओगे, आप कोई भी एक विचार इस समाज के सामने रखोगे, तो उसके पीछे आप अध्ययन भी करोगे, शोध भी करोगे, ताकि आपकी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ भी आए और लोग आप लोगों को लॉजिकली समझा सको और ज्योतिष से जोड़ सको। देखिए, युग परिवर्तन हो रहा है इस समय। ज्योतिष के हमारे इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान युवाओं का निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश तो युवाओं के हाथों में ही है। मैं आप सभी को, सीनियर्स को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप
पीढ़ियों का हस्तांतरण कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे को इसको जानना होगा। हमारी इंटेंशन यही है कि भाई जितना हो सके ज्ञान को फैलाया जा सके। दोस्तों, कल मैं मुंबई में था, अभी आज पुणे आया हूँ। तो मुंबई में मेरे सामने एक कुंडली आई, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा था और वो कुंडली बाहर से थी। तो मेरे को लगा कि वो आपके साथ में डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से 2 चीज़ें आज मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा कि ग्रहों का वर्तमान गोचर के अनुसार हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। मैडम थे, उनका फ़ोन आया, तुला लगन की कुंडली थी और उनकी लगन के अंदर ही चंद्रमा और शनि बैठे हुए थे और चंद्रमा 6 डिग्री का था, शनि था 7 डिग्री का। उनके कर्म भाव पर यानी कि 10th हाउस पर मंगल ग्रह नीच का था, क्योंकि वहां पर कर्क राशि आ जाएगी। इसके अलावा उनकी जन्म पत्रिका में केंद्र के अंदर और कोई ऐसा विशेष शुभ प्रभाव नहीं था। मैंने कहा आपके ऊपर तो शनि की महादशा चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शनि लगभग समान अंशों पर हैं, विष दोष बना हुआ है और ये आपकी लगन में बना हुआ है, आपके शरीर पर बना हुआ है, आपके प्रथम भाव पर बना हुआ है, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई, आप इस दुनिया में आए, आपका जीवन से लेकर के और मरण तक सारा निर्धारण यहाँ से होता है। अब आपके शरीर पर ही अगर तुला राशि में शत्रु के घर में चंद्रमा बैठ जाए और शनि के साथ बैठ जाए तो ये कुंडली को स्लो करता है। ये हमारे जीवन में हमारे को मिलने वाले जो फल होते हैं उसमें स्लो रिजल्ट मिलने लगते हैं। पर मैंने कहा शनि उच्च का है, यानी कि आपको मिलेगा तो सब। उच्च का हो गया तो एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया। पर आपका कर्म भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो शनि से पीड़ित हो गया। आपके कर्म भाव में नीच का मंगल हो गया, तो इसका मतलब प्रथम दृष्टांत में आप जातक को ये बोल सकते हो। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में हमें बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, पर विशेष रूप से अगर आपके सामने ऐसी कोई कुंडली आए तो आप स्पष्ट बोल दो, अरे कर्म भाव पर मंगल नीच है। ऐसी स्थिति में भाई आपके कैरियर के ऊपर प्रभाव आएगा। उसका अगर नीच भंग राजयोग हो रहा है और नीच भंग राजयोग हो रहा है और अगर उसकी दशा आ जाए तो बात अलग है कि वो बहुत ज़बरदस्त उन्नति करेगा। पर आप कह सकते हो कि आपके कैरियर में उथल फुथल रहेगी, क्योंकि आपके केंद्र के अंदर दशम भाव में मंगल बैठा है, आपकी लगन के अंदर शनि बैठा है चंद्रमा के साथ, और कोई शुभ ग्रह कुंडली में यहाँ पर नहीं है। आपके 5 साल अच्छे चले जाएंगे तो आपके 2.5 साल खराब आ जाएंगे, आपके 2.5 साल अच्छे चले गए तो आपका 1 सवा साल खराब आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे फ्लैक्चुएशन रहेगी। मैंने कहा आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा के कारण आपको काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, काम नहीं बन पा रहे होंगे। तो वो बोले हाँ बिल्कुल पंडित जी ऐसा ही हो रहा है, काम नहीं बन पा रहे। उनका हमारा एक स्कूल है, उस स्कूल को हम बहुत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो मैंने कहा क्या आप ये मेहनत अभी से कर रहे हो या आपने नोटिस किया कि आपके जीवन में हमेशा से स्ट्रगल रहा है जब से आपने होश संभाला है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब से होश संभाला है तभी से कैरियर के दृष्टिकोण से हमारे को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है। कह रहे इसका कारण क्या? मैंने इसका कारण है कि आपका जो सप्तम भाव का स्वामी और आपके धन भाव का स्वामी मंगल ग्रह कर्म भाव पर नीच हो गया, यानी कि पैसा नहीं रुकने देगा और आपके दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि आ रही है वो आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है और वो भी नीच राशि पर आ रही है, मेष राशि पर आ रही है और उस भाव का स्वामी मंगल भी नीच है। तो आप बोल सकते हो कि आपके कैरियर में भी दिक्कत आएगी, आप बोल सकते हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आएगी। तो मैंने उनको ये बोला तो वो बोले कि पंडित जी बिल्कुल मैं अपने पति के साथ जो है नहीं रह रही हूँ, मैं बाहर रहती हूँ चंडीगढ़ में और मेरे पति दिल्ली रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो ज्योतिष के अंदर क्या है, आप वर्तमान के ग्रह गोचर देखिए, दशाएं अंतरदशाएं देखिए और उसके अनुसार सबसे पहले उस कुंडली के अंदर वो वीकनेस पकड़िए जिससे सामने वाला जातक आपसे प्रभावित हो सके। आप उसको वो चीज़ पहले डिलीवर करिए
जिस चीज़ को लेकर के वो आपके पास आया है, जो वो आपसे सुनना चाहता है। अब आप उसको आया और आते ही सीधा बोलने शुरू कर दो भविष्य के बारे में, आप उसको बताना शुरू कर दो कि आपके साथ तो 2 साल बाद ऐसा होगा, 5 साल बाद अच्छा ऐसा होगा। ऐसे नहीं, वो फिर आपसे प्रभावित नहीं हो पाएगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि वर्तमान की स्थिति ऐसी है और पीछे 3-4 साल की स्थिति ऐसी रही है। आप मत जाइए 10 साल पीछे, आप मत जाइए 15 साल पीछे, आप नियर बाय पीछे 3-4 साल का ट्रांजिट देख लो, आप पीछे 2.5 साल शनि की स्थिति को देख लो, आप पीछे 18 महीने की राहु केतु की स्थिति को देख लो, आप पीछे 12 महीने की गुरु की स्थिति को देख लो, उसकी कुंडली में गुरु किन भावों का स्वामी है और कहाँ गुरु प्लेस हो रखा था। अब गुरु हमारे जीवन में हमारे को 5 चीज़ें देता है। क्या देता है? धन देता है, संतान देता है, भाग्य देता है, कर्म देता है, स्त्री को पति का सुख देता है, यश देता है। आप देख लो कि कहीं इसका गुरु पीछे पीड़ित तो नहीं रहा है 12 महीने, तो आप बोल सकते हो कि आपको इन 2 भावों के फल में कमी मिली होगी, जिन 2 भावों का स्वामी गुरु रहा होगा। तो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए मैं जब भी कुंडली देखता हूँ, कुंडली का फलादेश करता हूँ, तो उस समय मैं विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान देता हूँ। और मैं सभी यहाँ बैठे हुए महानुभाव से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास IAS आ गया है, IPS आ गया है, मंत्री आ गया है, मिनिस्टर आ गया है, कोई भी बड़ा पद पर बैठा आ सकता है। आप ज्योतिषी हो, आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप भविष्य के वक्ता हो। लोग आपके पास आते हैं, होप लेकर के आते हैं। बड़े बड़े लोग जज साहब आपके पास आते हैं, मिनिस्टर आते हैं। क्यों आते हैं? उनको ये होती है कि भाई ज्योतिषी महाराज हैं, ये हमारे को हल बता सकते हैं। तो आप कभी भी उस व्यक्ति से, उस जातक से ये सोच करके महिमा मंडित मत होइए कि वो व्यक्ति मिनिस्टर है। अगर आप ये सोच करके उससे महिमा मंडित हो गए तो आपकी जो प्रेडिक्शन है उसको करने में आपके मन में द्वंद्व आ जाएगा। आपको ये लगेगा अरे IAS ऑफिसर बैठा है, इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बैठा है जिसने इतनी स्टडी करी है और तो जाकर के इसने UPSC को क्लियर किया और यहाँ बैठा है, अब मैं इसके साथ नहीं। आप सबसे पहले उसकी कमियों को बताइए। दोस्तों, अभी आजकल मेरा एक विषय चल रहा है जिसको मैं तकरीबन सम्मेलनों में बोलता हूँ, चर्चा करता हूँ, बताता हूँ, और वो है मंगलिक दोष के बारे में। सीरीज़ है तो सोचा सीरीज जब शुरू करी है तो पूरी भी करनी चाहिए, उसको आधा अधूरा ना छोड़ा जाए। तो अभी तक मैंने वृश्चिक लगन तक के बारे में और सम्मेलनों में चर्चाएं करी अलग अलग रूप में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा धनु लगन के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मंगलिक दोष प्रथम भाव से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से और द्वादश स्थान से बनता है। अब कई बार क्या होता है कि जब मंगलिक दोष बन जाता है तो इसका विशेष रूप से प्रभाव हम वैवाहिक जीवन से जोड़ करके देखते हैं, हम शादी के साथ जोड़ करके देखते हैं कि कहीं एक दूसरे पे भारीपन तो नहीं आ जाएगा, कहीं रिश्ता तो खराब नहीं हो जाएगा, नॉन मंगलिक मंगलिक का पंगा पड़ेगा तो क्या दिक्कतें आएंगी। हम इससे आगे नहीं सोचते। हमारे को इससे आगे सोचना पड़ेगा। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये व्यक्ति मंगलिक दोष तो इसकी कुंडली में बन गया, अब इस मंगलिक दोष का प्रभाव क्या आपके पति पत्नी के अलावा आपके भाई बहन पे भी जा सकता है? क्या इस मंगलिक दोष का प्रभाव आपके दादा दादी पर भी जा सकता है? क्या इस मंगलिक दोष का प्रभाव आपके बड़े भाई बहन पे भी जा सकता है? क्या इस मंगलिक दोष का प्रभाव आपके इन-लॉज पर, सास के स्थान पर भी जा सकता है? क्या इस मंगलिक दोष का प्रभाव आपकी माँ के घर पर भी जा सकता है? यानी कि हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक मंगलिक दोष तो बन गया, पर उस दोष में हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इसका क्या प्रभाव आ सकता है। और फिर उस ग्रह की दृष्टियां, मंगल की दृष्टियां, यानी कि 4, 7 और 8, अब जहां बैठेगा वहां से 3 जगहों पर तो दृष्टि डाल रहा है और मंगलिक दोष बना रहा है 5 जगहों से। तो इसका जो प्रभाव है ना, वो बड़ा जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलता है। 20 प्रकार का फल यहाँ पर मंगल ग्रह दे सकता है आपको, अगर आप इसको ब्रॉडली समझें। अगर आपका टीचिंग का काम है, सिखाने का काम है, आप YouTube, Facebook, Instagram पर एक्टिव हो, तो आप ज्योतिष को बहुत ब्रॉड कर सकते हो, आप नियमों को आगे बढ़ा सकते हो। खाली यही नहीं है कि हमने एक सिद्धांत पढ़ लिया कि लगन लग्नेश, चतुर्थ चतुर्थेश, पंचम पंचमेश और साथ में मन और बुद्धि के कारक यानी कि चंद्रमा और बुध,
बुध बुद्धि से ग्रह से संचालित होती है, मन चंद्रमा से संचालित होता है। तो अब ये पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। खाली हमारे को यहाँ तक सीमित नहीं रहना, ये योग कुंडली के 12 भावों में जहाँ जहाँ बनेगा, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी से। इन्होंने मेरे को अवगत कराया कि मैंने कहा पागलपन का योग तो ऐसे बनता है। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि पागलपन में भी अगर आपको आप और ज़्यादा बता सकते हो। ये तो एक सिद्धांत हुआ जो ऋषि पराशर जी ने हमको दिया, पर आप इसको कुंडली के 12 भावों में घुमा दो तो वही व्यक्ति आपका हो सकता है छोटा भाई पागल हो जाए, हो सकता है आपके परिवार में कोई पागल हो जाएगा, सेकंड हाउस में योग बन गया तो हो सकता है आपकी मदर पागल हो जाएगा, चतुर्थ भाव में बन गया, हो सकता है आपका व्यापारिक पार्टनर जो है वो आपको डिस्टर्ब करे या आपकी पत्नी। तो मेरे को उस दिन से एक ये विचार मिला कि हमने जो भी नियम पढ़े हैं उनको हम ब्रॉडली एक्सप्लोर कर सकते हैं हर भाव में कुंडली के। तो यहाँ पर आपके प्रथम भाव में मंगल बैठा और आपकी धनु लगन है, अब बैठा तो मित्र राशि में, पर पंचम भाव का मालिक है और द्वादश स्थान का मालिक है, बच्चों का मालिक, बुद्धि का मालिक होकर के आपके शरीर पर बैठ गया। ऐसे बच्चे, ऐसे जो जातक होते हैं उनके बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, क्योंकि मित्र राशि के अंदर बैठा है, धनु राशि के अंदर बैठा है, पर साथ में खर्च लेकर के भी बैठा है, तो यानी कि व्यय भी अधिक होगा, खर्च भी यहाँ पर ज़्यादा कराएगा। और आपके शरीर पर बैठा है तो आपको अग्नि तत्व प्रधान भी बनाएगा, आपके अंदर क्रोध भी बनाएगा, आप इसको स्पष्टवादी भी बनाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बनाएगा, आप जो बोलोगे पूरी स्ट्रांगली बोलोगे। और बुद्धि के साथ शरीर का संबंध हो गया, यानी कि आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है उसमें आपका मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसी मंगल की जो दृष्टि है चौथी, वो माँ के घर में जा रही है। अब माँ के घर को देखेगा, मित्र राशि को देखेगा, पर यहाँ एवरेज फल देगा। मदर के साथ रिलेशन सो रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पर माँ से ज़्यादा रिलेशन खराब करेगा पत्नी के साथ, क्योंकि मिथुन राशि पर दृष्टि जाएगी, शत्रु राशि के ऊपर दृष्टि जाएगी, और उससे भी ज़्यादा जब उसकी अष्टम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव में, यानी कि कर्क राशि के ऊपर, नीच राशि के ऊपर, संतान का स्वामी आपकी लगन में बैठा है और वहां से अष्टम दृष्टि से आपकी आयु को देख रहा है, तो यानी कि स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण करेगा और आपकी संतान को भी कष्ट हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई द्वादश भाव का मालिक शरीर पर बैठ करके अष्टम दृष्टि नीच की डाल रहा है, यानी कि खर्चे, संतान से संबंधित कष्ट और आपकी आयु के लिए या आपको चोट दुर्घटना का योग बना देगा। अब यही मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, बैठ तो गया मीन राशि में, मित्र राशि में बैठ गया, पर इसकी जो कर्म भाव पर दृष्टि आ रही है वो ठीक नहीं है। इसकी जो दृष्टि आ रही है बड़े भाई बहन के घर पर, तो बड़े भाई बहन के साथ कष्ट करा देगा, आपके कैरियर में फ्लक्चुएशन लेकर के आएगा, यानी कि आपसे मेहनत और स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा। और चतुर्थ भाव का मंगलिक है, मन से स्ट्रांग बना देगा। कई बार व्यक्ति क्या होता है, मन से बड़ा मजबूत हो जाता है, वो जल्दी से हारता नहीं है, जल्दी से निराशा उसके आसपास नहीं आती। आत्मबली तो आपको बना देगा मन से, पर इसकी जो चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए आपके लिए जो ये मंगलिक दोष रहेगा चतुर्थ भाव का, इसके अंदर पत्नी के लिए, क्योंकि ये चौथी दृष्टि डाल रहा है, और सास के लिए, यानी कि 10th हाउस जो सास का होता है, वहां पर रिलेशनशिप जो रहेगी इसको गड़बड़ कर देगा, क्योंकि मिथुन और कन्या इन राशियों पर आ रही है इसकी दृष्टि। आपका यही मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए, अब सप्तम भाव का मंगलिक हो गया, लगन पर दृष्टि डालेगा, धनु राशि के ऊपर डालेगा, मित्र के ऊपर डालेगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, पर आपके निजी जीवन को कष्ट में ले जाएगा। यानी कि पति पत्नी की कुंडली है तो पति के साथ नहीं बन पाएगी। अब मान लो पत्नी का गुरु भी कमजोर हुआ, जो पति सुख का कारक होता है, और मंगल भी इधर बैठ गया मिथुन राशि के अंदर सप्तम भाव में। अब ऐसी स्थिति में आप बोलोगे भाई भाव भी पीड़ित, भाव का स्वामी अगर बुध भी कमजोर हुआ और भाव का कारक गुरु भी कमजोर हुआ, तो आप 100% बोल सकते हो कि इसके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आएगा। अगर इसके, जैसे मैंने भी एक आपसे कुंडली डिस्कस करी अभी थोड़ी देर पहले तुला लगन की, उसमें शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर मेष राशि पर नीच आ रही थी, और सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी कुंडली के अंदर नीच था, तो मैंने बोला कि आपको दिक्कत आएगी। और उस कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में बैठा हुआ था तुला लगन के अंदर, यानी कि गुरु अपने कारक स्थान से अष्टम हो गया। अब अष्टम हो गया तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक नहीं रहा। ऐसे ही यही मंगल आपके धन को देखेगा,
और धन के ऊपर जो इसकी दृष्टि आएगी वो अष्टम आएगी, उच्च की आएगी। यानी कि आपका जीवन साथी जो रहेगा वो उच्च कोटि का धन खर्च करने वाला रहेगा, और संतान से संबंधित भी आपके खर्चे अधिक होंगे, क्योंकि सेकेंड हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षाएं होती हैं इनको हम देखते हैं, और फिफ्थ हाउस से हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखते हैं, हायर स्टडीज़ भी देखते हैं। तो ये संतान का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ करके अष्टम दृष्टि उच्च की डाल रहा है धन के घर पर, यानी कि संतान से संबंधित खर्चे कराएगा। और व्यय स्थान अब ऑटोमेटिकली है कि पैसे तो खर्च होंगे ही। इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका अष्टम भाव में बैठ जाए तो मैं इसको ज़्यादा हानिकारक मानूंगा अभी तक जितने भी मंगलिक दोष मैंने डिस्कस करे, क्योंकि ये नीच हो गया, संतान को लेकर के प्रॉपर नीच हो गया। अब यहाँ पर आप प्रॉपर बोल सकते हो, क्लियर कट बोल सकते हो कि देखिए आपका 12th हाउस का लॉर्ड अष्टम में है, आपका 5th हाउस का लॉर्ड वो भी अष्टम भाव में बैठा है, आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी कर्क राशि के अंदर बैठा है नीच का होके मंगलिक दोष बना करके। अब यहाँ पर ये पति या पत्नी का सेकंड हाउस बन जाता है, 7th हाउस से जस्ट नेक्स्ट 8th हाउस हो गया, तो पति या पत्नी की वाणी भी हो गई। तो आप बोल सकते हो कि कर्कश वाणी का रहेगा, अभद्र वाणी का रहेगा आपका जीवन साथी, क्योंकि नीच हो गया मंगल यहाँ पर 8th हाउस में। आप बोल सकते हो कि भैया संतान को कष्ट होगा, संतान के लिए ठीक नहीं है। संतान भाव का स्वामी कर्क राशि में अष्टम भाव में, संतान को आपके छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि कर्क राशि छाती को रिप्रेजेंट करती है। अष्टम भाव गुदा द्वार का होता है, पाइल्स, बवासीर, रक्त संबंधी विकार, आप कह सकते हो कि आपको रेड सेल्स की प्रॉब्लम भी होगी, पर स्वयं को होगी, क्योंकि वो आपकी धनु लगन है, आपकी लगन से वो अष्टम मंगलिक है, अष्टम भाव के अंदर है, तो स्वयं को बवासीर की होने का संभावना आप कह सकते हो। और संतान के लिए आप ये कह सकते हो कि ये बुद्धि से भ्रमित रहेगा, आप ये कह सकते हो कि इसको पेट से संबंधित विकार रहेगी, आप ये कह सकते हो कि उसको छाती में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा योग यहाँ पर निकल के आएगा। अब इसी के यहाँ से जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो चली जाएगी बड़े भाई बहन के घर में, तो हम कहेंगे बड़े भाई बहन के साथ में रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। ऐसे ही इसकी जो दृष्टि जाएगी धन के घर पे जाएगी, यानी कि पैसा बीमारियों पे खर्च होता रहेगा। अब क्या करें, अष्टम में बैठा है पर देख तो उच्च राशि को रहा है। अब उच्च राशि को अगर कोई भी ग्रह देखे तो वो ये सोचता है कि भाई मैं यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दूं, मैं यहाँ पर इस भाव की वृद्धि करूं, इसकी मूल्य वृद्धि करूं, पर खर्च का मालिक है और देख रहा है अपना मकर राशि को, उच्च राशि को, पर अष्टम भाव में बैठ करके देख रहा है, तो बीमारियों पर पैसा खर्च करता रहेगा। इसी प्रकार से इसकी जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो जाएगी कुंभ राशि पर, शनि की राशि पर, तो यानी कि उसके साथ में छोटे भाई बहनों के साथ में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि भाई आपकी बड़े भाई के साथ भी नहीं बनती और आपकी छोटे भाई के साथ भी नहीं बनती, फिर इसमें आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर शनि की राशि है, छोटे भाई बहन के घर में कुंभ राशि है, तो यानी कि छोटों के साथ में बहुत बिल्कुल नहीं बनेगी, बड़े के साथ में फिर भी कंपैरेटिवली बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर शुक्र की तुला राशि है। इसी प्रकार से यही मंगल आपका 12वें भाव में बैठा हो तो हम बोलेंगे कि भाई स्वय राशि का मंगल हो गया, अपने घर में बैठ गया, पर मंगल का जैसा व्यक्तित्व है, प्रभाव है, सेनापति है, और सेनापति तो हर टाइम एक्टिव रहता है, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए भी। अब 12वें भाव में बैठेगा तो खर्चे आपके कराएगा ठीक ठाक, और यहाँ से इसकी दृष्टि फिर वही छोटे भाई बहन के घर में जा रही है, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो मंगल है ये छोटे भाई बहन के लिए ठीक नहीं है, और इसकी जो दृष्टि एक जा रही है रोग चोट के घर पर और एक दृष्टि जा रही है पत्नी के घर पर। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पर रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, इस तरीके के जो संकट हैं वो यहाँ पर चलते रहेंगे। और इसके अलावा ये वृश्चिक राशि में जब 12वें भाव में बैठेगा तो वृश्चिक से जो छठी राशि पड़ती है ना, जब आप काउंट करोगे तो वो पड़ती है मेष राशि, जो कि 5th हाउस में है। तो आप कह सकते हो कि भाई संतान को भी स्वास्थ्य के रूप में कष्ट देगा ये मंगलिक दोष, और रोग चोट शत्रु बाधा को भी बढ़ाएगा, और साथ में दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। और इन तीनों में से भी जो ज़्यादा प्रभाव डालेगा वो निजी जीवन और दाम्पत्य जीवन के ऊपर डालेगा, या अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के ऊपर डालेगा। देखिए ये तो एक बात हुई जर्नल प्रेडिक्शन,
जो अभी हमने आपके साथ में चर्चा करी। ये है प्रथम दृष्टांत में फल की। आप ऐसा बोल सकते हो और सामने वाला जातक काफ़ी हद तक ये बोलेगा कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से आगे ना परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। कहते हैं ना ज्योतिष में नियम हर समय अपग्रेड होते हैं। देश काल और पात के हिसाब से भी फलादेश बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब आपके पत्नी के घर को तो देख रहा है मंगल, यानी कि आपकी कुंडली से तो पत्नी के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, पर क्या पता आपकी पत्नी आपको बहुत अच्छी मिल जाए, बिल्कुल देवी मिल जाए, बहुत आज्ञाकारी मिल जाए, बहुत समझदार मिल जाए, उसकी कुंडली बहुत अच्छी हो तो नियम अपग्रेड हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई आपकी कुंडली में तो ये दोष है, पर जब आपने पत्नी की देखी तो ये आपके साथ मैनेज कर रही है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखते हुए चल सकते हैं जो मैंने अभी आपसे धनु लगन के विषय में बात करी। दोस्तों, मैं एक ही सिद्धांत पर काम करता हूँ और वो सिद्धांत ये है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारे सामने दो विकल्प हैं और फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक तो ये है कि जितना हमारा नाम है, जितनी पॉपुलैरिटी है, जितनी फैन फॉलोइंग है, उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा धन अर्जित करें, लोगों को डराएं और डरा करके पैसा निकालें। और दूसरा विचार ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पर सम्माननीय अतिथि आप सब लोग बैठे हैं कि हम वाकई ज्योतिष शास्त्र के प्रति लोगों का जो व्यवहार अभी बदला है, इस बदलते हुए व्यवहार को और ज़्यादा व्यवहारिकता में लेकर के जाएं और उसके हम साक्षी बने। यानी कि ईमानदारी से, मेहनत से, पॉजिटिव सोच के साथ में काम करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं। भगवान राम के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उनको अपोज करने वाले भी थे। ये सिद्धांत है, ये चलता रहेगा। बट आप पूजनीय हो, लोग आपके पास आते हैं, आपके पैर छूते हैं, उम्मीद से आते हैं, होप से आते हैं। तो आप भी यही सोचिए कि बस ठीक है, हम ईमानदारी से अपना पेट भरते हुए आगे चलते रहें और ज्योतिष शास्त्र को और ज़्यादा सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। आप सभी ने बहुत ध्यान के साथ में सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाले दादाजी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।